बच्चों, मैं आज फिर वेलकम कर रहा हूँ आपकी साइंस की क्लास में। आपको पता है कि हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कर रहे हैं और मैंने क्या करवाना शुरू करा, आपको बैक एक्सरसाइजेज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आपको सारे क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताया था कि जो प्लांट सेल होता है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, एनिमल सेल का छोटा होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे होते हैं। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में फ्लेक्सिबल होती है और प्लांट सेल की सेल वॉल थोड़ी रिजिड होती है। सो बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक सेल का न्यूक्लियस निकाल लें या गोल्जी एपरेटस निकाल लें, कोई भी ऑर्गेनेली निकाल लें, तो क्या सेल सर्वाइव करता है? नहीं, सेल नहीं सर्वाइव करता, क्योंकि हर एक ऑर्गेनेली सेल के अंदर पर्टिकुलर फंक्शन करती है। और बेटा, ऑर्गेनेली होती क्या है? ऑर्गेनेली होती है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अच्छा, अब फिर से मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, पर फिर से आपके लिए आ गया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताइए। तो प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा बेटा एक सिंगल सेल के बने होते हैं और यूकैरियोटिक सेल ढेर सारे सेल्स के साथ मिलके बनते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद साइज जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का छोटा होता है, यूकैरियोटिक का बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेलीज के अराउंड प्रेजेंट नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलीज के अराउंड सारी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। फिर सेल डिवीजन जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस से होती है, यूकैरियोटिक सेल में मियोसिस भी होता है, माइटोसिस भी होता है। सो हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो बेटा हमारे अंदर भी माइटोसिस और मियोसिस होता है। फिर उसके बाद आ गया बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हमें मिलते हैं वो बैक्टीरिया, ब्रूग्रीन एनगा में मिलते हैं। यूकैरियोटिक सेल आपको मिलेंगे फंगस में, प्लांट में। ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाए, रप्चर हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो क्या होगा बेटा? सेल की डेथ हो जाएगी, क्योंकि सारा लिक्विड बाहर आ जाएगा। फाइनली सेल विल बी ओवर। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैपन इफ द लाइफ इन टू द लाइफ ऑफ द सेल जिसमें गोल्जी एपरेटस नहीं है। सो बेटा, सिंपल सी बात है, जिसके पास गोल्जी एपरेटस नहीं है वो सेल स्टोरेज नहीं कर पाएगा, मॉडिफिकेशंस नहीं कर पाएगा और प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएगा। कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में भी करवाएगा। ठीक है। सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल नहीं बना पाएगा। तो धीरे धीरे आप कह सकते हो कि सेल की एक्टिविटीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। और गोल्जी एपरेटस बेटा लाइसोसोम्स भी बनाता है, सो लाइसोसोम्स भी नहीं बनेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। फिर कौन सी ऑर्गेनेली है जिसको पावर हाउस बोलते हैं सेल का? तो बेटा जो ऑर्गेनेली पावर हाउस है सेल का वो है जी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस है सेल का। क्यों बेटा? क्योंकि वो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं जो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। इसीलिए पूरे सेल की जो एनर्जी है उसको कौन फुलफिल करता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। क्योंकि सेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एटीपी बनते हैं। अलग अलग साइकिल्स हैं, जैसे आपके पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, टीसीए साइकिल है जिसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, और आपके पास ग्लाइकोलिसिस है। सब में एटीपी बनते हैं। ये सारा +1 में आप करोगे मेडिकल में। सो एटीपी, ये जितने भी प्रोसेसेस हैं सारे यूजुअली माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द लिपिड एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। कहाँ पे बनती हैं लिपिड प्रोटीन? ठीक है। तो वो बनती हैं जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उसके साथ ही इनके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होते हैं। ये मिलके प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं।
अमीबा अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है? बेटा बहुत आसान और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अमीबा अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है बेटा? अमीबा क्या करता है, और उसके सामने आप नोटिस करें अमीबा के ना, यहाँ पे अमीबा को इस फॉर्म में दिखाया है। वैसे बेटा अमीबा ना शेपलेस होता है। सो अमीबा के आगे जब फूड होता है वो अपनी बाहें आगे निकालता है, जिसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। ये देखो धीरे 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 सेल ओपन हो रहा है, और ये फूड के अराउंड क्या बनाएगा, अपनी सीडोपोडिया ओपन कर लेगा, और फाइनली फूड पूरा अमीबा के अंदर पहुंच जाएगा। सो अमीबा अपना फूड कैसे बनाता है? एंडोसाइटोसिस से। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ सेल के अंदर आती है उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, और जब कोई भी चीज़ सेल से बाहर जाती है उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये अपने अंदर खाना गैदर कर लेता है एंडोसाइटोसिस से, तो फूड अंदर आ जाता है। ठीक है, और ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है अमीबा की वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, तो ये वो आसानी से कर लेता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। और मैंने आपको पहले बताया था सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना। तो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है बेटा जो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ों को, सब्सटेंस को अंदर बाहर होने देती है। सारा सब्सटेंस अंदर नहीं होने देती, सारा सब्सटेंस बाहर नहीं जाने देती। जिसकी रिक्वायरमेंट है वो अंदर आता है, जिसकी नहीं रिक्वायरमेंट है वो बाहर जाता है, तो उसको सिलेक्टिव परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो ये डिफ्यूजन के साथ ही हुआ, पर डिफ्यूजन से कैसे डिफरेंस है? डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है, जबकि आपके ये जो ऑस्मोसिस है इसमें भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल की, बट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक एक्सपेरिमेंट है कैरी आउट करने के लिए, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो आपने ना 4 पोटैटो लेने छिले हुए, और उनके अंदर आपने होल्स कर देने। ठीक है, इस तरह से करना ताकि उनके छोटे छोटे कप बन जाए। पहले कप को 4 कप बन गए हमने पोटैटो से, पहले कप को खाली रखना, दूसरे कप में शुगर का 1 चम्मच डालना, तीसरे कप में नमक का 1 चम्मच डालना है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने चौथे कप में 1 चम्मच शुगर डालनी है, और वो जो आपने पोटैटो भी लेना है ना बेटा वो बॉइल्ड लेना है। ठीक है, इन यानी जो ऊपर हमने 4 पोटैटो लिए थे उसमें 3 कच्चे हैं, 1 बॉइल्ड है, और चारों के अंदर हमने उनके अंदर स्कूप करके हमने कटोरियाँ बना लेनी है। ठीक है, चौथी कटोरी जो होगी वो हमारी बॉइल्ड पोटैटो की, उसमें हमने 1 चम्मच शुगर रख दी, और उसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना। तो आपने अब इसके बाद चारों कप्स को ऑब्जर्व करना है फॉर सम 2 आवर्स के बाद, और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर देने। पहला क्वेश्चन है, कहता वाई वाटर गैदर इन द हॉलो पोर्शन ऑफ बी एंड सी, यानी बी के अंदर हमने डाला था चीनी और सी के अंदर डाला था नमक। तो कहता इन दोनों के हॉलो पोर्शंस में पानी कैसे आ गया? ठीक है, तो बेटा सिंपल सी बात है, आपको पता है पोटैटो के अंदर अपना पानी भी होता है। तो ऑस्मोसिस की मदद से, ठीक है, जो हाई कंसंट्रेशन से वाटर कहाँ पहुँच जाता है? सेंटर में, और वाटर गैदर हो जाता है हैलोड पोर्शन ऑफ पोटैटो में। आइए पढ़ें, वाटर गैदर इन द हैलोड पोर्शन ऑफ सेट ऑफ बी एंड सी बिकॉज व्हेन वाटर एंटर द पोटैटो एज द रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, since the medium surrounding the cell has higher water concentration than the cell, the water move inside by osmosis, hence water gather in the hollow portion of the potato cups. So potato cups के अंदर क्या आ जाता है? थोड़े समय में वाटर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, जो हमारे सेल के अराउंड जो मीडियम है वहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होती है, सो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू मूव कर जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ बेटा, वाई अ पोटैटो ए इज़ नेसेसरी फॉर एक्सपेरिमेंट। कहता है पोटैटो ए में तो हमने कुछ भी नहीं डाला, उसको खाली रखा है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? उसकी इंपॉर्टेंस ये है, ये जी सिर्फ हमें इसलिए रखा है ताकि हमें अपने एक्सपेरिमेंट्स को एक तरह से हम अच्छे से समझ पाएँ। तो हम कह सकते हैं कंट्रोल सेटअप की तरह ये काम करता है, जैसे यानी इसके अंदर कहीं पे भी आपको वाटर गैदर हुआ नहीं मिलेगा।
तो कप आपको खाली मिलेगा। क्यों खाली मिला? क्योंकि ना तो उसमें कंसनट्रेटेड शुगर का सोल्यूशन है, ना उसमें कंसनट्रेटेड वाटर का सोल्यूशन है, इस करके वो खाली रहता है। आखिरी क्वेश्चन पे आ गए। एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ ए एंड डी। वाटर ए और डी में क्यों नहीं इकट्ठा हुआ? ठीक है, क्योंकि बेटा आपको पता है डी के अंदर तो हमने बॉईल कर दिया पोटैटो को। जब आप पोटैटो को बॉईल करते हो ना, उसकी जो प्रोटीन होती है वो डी नेचर हो जाती है, यानी सेल मेम्ब्रेन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके करके जो मूवमेंट होती हैं वो सेल्स के अक्रॉस पॉसिबल नहीं होती। और जिससे क्या हो जाता है, जिससे आपका जो सेल के अंदर यानी आपके हॉलो पार्ट के अंदर वाटर इकट्ठा नहीं होता। तो ये बेटा आज का लेक्चर है। अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है मेरे से आप पूछ सकते हो। ये सारे क्वेश्चन बेटा ऑस्मोसिस डिफ्यूजन पे बेस्ड हैं, पुराने लेक्चर्स पे बेस्ड है। अगर वो आपको क्लियर है तो नो प्रॉब्लम। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टडी।